यहाँ पर हम देखें जैसे कि पैसिव नेटवर्क इज वन विच कंटेन, तो पैसिव नेटवर्क में क्या होता है, पैसिव नेटवर्क के अंदर नो सोर्स ऑफ ईएमएफ का कोई भी सोर्स नहीं होगा पैसिव नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट देखें, इन एनी लीनियर बाइलेटरल network. If a source of EMF is any branch produce a current I in any other branch, then the same EMF acting on the second branch would produce the same current. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन किस तरीके का कहलाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है या सेम करंट कर रहा है तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहलाएगी। Between the branch voltage of a loop, the Kirchhoff's voltage law impose. Kirchhoff's voltage law that impose no constants. किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ का प्रयोग लीनियर व नॉन लीनियर किसी भी प्रकार की परिपथ में प्रयोग किया जा सकता है। किसी परिपथ के लिए किर्चॉफ वोल्टेज लॉ का कोई कांस्टेंट्स नहीं है। ए नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाई, तो एक नॉन लीनियर नेटवर्क में क्या सेटिस्फाई नहीं होगा, एक तो नॉन लीनियर नेटवर्क में बहुत होमोजेनिटी एज वेल एज सुपरपोजिशन कंडीशन दोनों ही यहाँ पर अप्लाई नहीं होती नॉन लीनियर सर्किट के अंदर। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि while calculating Thevenin equivalent in Thevenin theorem and Norton equivalent, then all independent sources are made dead। तो हम ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स को डेड बना देते हैं, यानी कि उनको हटा देते हैं या डेड कर देते हैं, यानी उनके इंटरनल रिलेशंस रिप्लेस कर देते हैं। वोल्टेज अक्रॉस आर लोड इज, आर लोड के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, जैसे 5 वोल्ट है यहाँ पर 6 वोल्ट है तो 1 वोल्ट होना चाहिए यहाँ पर। तो वोल्टेज अक्रॉस लोड ये भी हो सकता है यहाँ पर कि 5 वोल्ट है, जैसे केवीएल लगा देते हैं यहाँ पर -5 और -6 प्लस आई आर इक्वल टू 0, तो आई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 वोल्ट, तो 11 वोल्ट भी हो सकता है, तो 11 वोल्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें द करंट सोर्स इन द गिवन सर्किट सप्लाइज 40 वाट, तो करंट सोर्स है यहाँ पर 40 वाट सप्लाई कर रहा है। वाट वैल्यू ऑफ द मीटर रीड, तो मीटर के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, एमीटर और वोल्टेज की वैल्यू, तो एमीटर करंट की वैल्यू हम देखें 40 वाट अप्लाई कर रहा है और में सिर्फ एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, तो 40 वाट का मतलब क्या है, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 डिवाइड बाई 4 यानी 3 एम्पियर करंट की वैल्यू, और 3 एम्पियर करंट यहाँ से जा रही है, 2 एम्पियर करंट यहाँ से आ रही है, तो टोटल कितनी होगी 5 एम्पियर करंट। तो आई स्क्वायर 8 से हम देखें तो यहाँ पर हम देखें किरचॉफ्स के धारा नियम से हम देखें, किरचॉफ्स के धारा नियम इस पर लगा देते हैं, तो I+2 इक्वल टू I+2 और इधर से आ रही है आई, यानी आई और 2 दोनों करंट आ रही है, I+2 -I1, तो ये यहाँ पर I1 है, -I1 इक्वल टू 0, तो आई की वैल्यू हो जाएगी -2 एम्पियर, तो ये -2 एम्पियर है। क्योंकि I1 की वैल्यू यहाँ पर 0 है। अब हम क्या करते हैं, ए बी सी डी में लूप लगा देते हैं, लूप के अकॉर्डिंग हम देखें वोल्टेज नियम से, तो कैसे लूप लगेगा, -12 माइनस के 4i, -12 प्लस के 4i, या इस तरीके से लिख सकते हैं -12 प्लस के 4 टाइम आई और माइनस के बी।
माइनस के 12 प्लस के 4 टाइम्स आई और माइनस के v इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ पर v की वैल्यू आ जाएगी 20 वो, तो v यहाँ पर 20 है, i की वैल्यू -2 एम्पियर, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कैलकुलेट द करंट इन द रजिस्टर ऑफ गिवन नेटवर्क। सोर्स वोल्टेज रखा 15 वोल्ट, सोर्स करंट दे रखा 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस दे रखा 5 ओम। तो हमें रजिस्टर के अंदर करंट की वैल्यू निकालनी है। सोर्स वोल्टेज रखा 15 वोल्ट, तो ये 15 वोल्ट है, और सोर्स करंट दे रखी है IS की वैल्यू 3 एम्पियर, 5 ओम रेजिस्टेंस देगा। फाइंड द करंट I इन द रजिस्टर ऑफ, तो करंट I की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो 3 एम्पियर है, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो 3 एम्पियर करंट पूरी यहाँ पर जाके फ्लो होगी। तो आंसर क्या आएगा, आंसर भी यहाँ पर 3 एम्पियर ही आएगा, क्योंकि अगर करंट के पैरेलल में वोल्टेज हो तो हम उसको इग्नोर करके डायरेक्ट लोड की तरफ कैलकुलेशन कर रही हैं, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। इस तरह के वोल्टेज के पैरेलल में करंट हो तो उसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। लोड कैलकुलेशन के लिए होगा सिर्फ ये। नेक्स्ट देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, जबकि सोर्स करंट की वैल्यू दे रखी है 25 मिली एम्पियर एंड R1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, ये R2 है, R1 की वैल्यू 4 है, R2 की वैल्यू 8 है। V1 V2 की वैल्यू कितनी है, 25 मिली एम्पियर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1, यानी 1/10, 1/10 मतलब कि 0.1, तो 0.1 तो V1 आ जाएगा, और 0.1 V1 आ गया माइनस का। और V2 की वैल्यू देखें हम, V2 की वैल्यू क्या होगी, 8 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -3, 25 इंटू 200, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3, यानी कि 25 20 डिवाइड बाई 100, 10 की पावर -3 यानी 20। अब करंट की वैल्यू पूछे, वोल्टेज की वैल्यू पूछे, तो I इंटू R से हम निकाल देंगे। तो ये हमारा आ गया वोल्टेज, तो वोल्टेज आ गया 2.2, तो 0.2 वोल्ट आंसर आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस है ऊपर और नीचे माइनस है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट है, यहाँ पर 1.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज है 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट है, 1.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर अक्रॉस ये क्या है, ये लिमिट है, -50 तक जा सकता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे V इंटू आई आर, तो V इंटू आई आर से 5 इक्वल टू I इंटू आर। आई की वैल्यू क्या है, 0.5 एम्पियर, जो कि किधर से फ्लो हो रही है, यहाँ पर 0.5 एम्पियर, तो 5 इंटू 0.5 इंटू आर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 0.5, यानी 110 ओम आ जाएगी आंसर। नेक्स्ट हम देखें,
The measuring range of a voltmeter is expected to increase by the method shown in the following diagram. Find the relation between the V and V. तो मेजरिंग वोल्टमीटर है, उनके अकॉर्डिंग हम देखें ये वैल्यू तो क्या होगी। जैसे कि ये स्मॉल v है, स्मॉल v की वैल्यू होगी I इंटू आर, I इंटू आर, और कैपिटल V की वैल्यू होगी I, कैपिटल I इंटू आर प्लस आर, आर प्लस स्मॉल आर। तो v डिवाइड बाई v, स्मॉल v क्या हो जाएगा 1 प्लस आर डिवाइड बाई स्मॉल आर, ये इस तरीके से निकल के आएगा। v डिवाइड बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई आर। नेक्स्ट हम देखें, इफ ए n रजिस्टर विद r ohm each have resistance are connected in parallel then the equivalent resistance is, तो equivalent resistance क्या होता है n डिवाइड बाई n इंटू आर के अकॉर्डिंग हम देखें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पैरेलल के n रेजिस्टेंस है कनेक्टेड अगर रखें हम तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है r डिवाइड बाई n ओम। नेक्स्ट देखें, what would be the correct equation representing Kirchhoff's current law at node A for the given network। करेक्ट इक्वेशन क्या है किर्चॉफ्स करंट लॉ की, तो किर्चॉफ्स करंट लॉ की करेक्ट इक्वेशन हम देखेंगे। तो केसीएल यहाँ पर लगा देते हैं, केसीएल यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा I1 करंट आ रही है और I2 करंट जा रही है, यानी I1 माइनस I2, I2 फिर I3 भी जा रही है माइनस I3 और फिर I4 आ रही है प्लस I4, तो आंसर क्या हो जाएगा I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। Which law states that the induced current always develop a flux which oppose the very cues it is due to, तो कौन सा लो है हमें ये बताता है which law states that induced current always develop a flux which oppose the very cues is due to the, which oppose the very cues due to the Lenz law, यानी लेंस के नियम के अकॉर्डिंग ये बताता है। लेंस का नियम किसी कुंडली में उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह सदैव उन कारकों का या उन कारणों का उन वजहों का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं की उत्पत्ति हुई है। तो यानी कि लेंस के नियम के अकॉर्डिंग हम देते हैं ई जो वैल्यू दी जाती है वो दी जाती है माइनस एन डी फाई बाई डी टी से। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चिन्ह है ये दर्शाता है कि वह उतने ही कारणों का विरोध करता है जिसके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट हम देखें, find the power absorbed by the current source, find the power absorbed by current source in the given network। तो पावर एब्जॉर्ब क्या होगी, पावर एब्जॉर्ब हम निकालेंगे तो एमीटर का पाठांक दे रखा है 1.2 माइनस का और वोल्टमीटर का पाठांक दे रखा है यहाँ पर 24, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें वैल्यू, यानी ID की जो वैल्यू आएगी ID इंटू 4 टाइम्स IA है, तो ID की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 इंटू माइनस 1.2 12 चौक 48 यानी 4.8 हो जाएगी। यानी P की वैल्यू क्या हो जाएगी I V इंटू ID, तो V की वैल्यू क्या है 24 इंटू माइनस 4.8, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर
115.2 वाट माइनस का 115.2 वाट आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखें विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ एसी करंट। तो एसी करंट को मेजर करने के लिए कौन सा हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप। ये एक मीटर है जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। हम मेजर करते हैं यहाँ पर हॉट वायर टाइप यूज करते हैं, मूविंग कॉइल टाइप यूज करते हैं और इंडक्शन टाइप यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कौन सा है यहाँ पर, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स को हम पहचानते हैं, तो ये यहाँ पर करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, यानी करंट से वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कहलाएगा ये ऑप्शन। तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, इसमें वोल्टेज का मान करंट पर डिपेंड करता है, इसलिए हम बोलते हैं करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट हम देखें ए डिलेड फुल वेव रेक्टिफायर साइनसोइडल करंट हैज एवरेज वैल्यू इक्वल टू द हाफ मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द डिले एंगल। तो इक्वल टू द हाफ मैक्सिमम वैल्यू देन डिले एंगल ज्ञात करना हो, तो डिले एंगल कैसे ज्ञात करते हैं, डिले एंगल ज्ञात करने के लिए हमें जैसे कि एवरेज वैल्यू को पता होना चाहिए। तो एवरेज वैल्यू जो होती है हमारी, एवरेज वैल्यू आई एवरेज, ये होती है 1 डिवाइड बाई पाई 0 से पाई आई एन साइन थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा आई एम बाई पाई माइनस कॉस थीटा, जीरो से या थीटा से पाई हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी आई एवरेज की वैल्यू आई एम पर बाई 2, ये हाफ वेव के लिए होती है। तो हाफ वेव के अकॉर्डिंग हम देखें आई एम बाई पाई, और यहाँ पर इसको सॉल्व करें हम, तो ये आती है आई एम बाई पाई कॉस माइनस कॉस पाई और प्लस कॉस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये इक्वल टू होगा इक्वल टू आई एम डिवाइड बाई 2। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 बाई पाई प्लस 1 बाई पाई कॉस थीटा, और कॉस पाई की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 1 बाई 2, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कॉस इनवर्स पाई बाई 2 माइनस 1। तो थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स पाई बाई 2 माइनस 1, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ वी आर, यानी ये वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है हमें सर्किट के अंदर। तो सोर्स करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे 2 एम्पियर यहाँ पर इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो 2 एम्पियर के अकॉर्डिंग वी आर की वैल्यू क्या होगी आई इंटू आर। आई की वैल्यू क्या है 20, आर की वैल्यू है 25 और आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आई आर की दिशा है वो इस तरीके से विपरीत, माइनस से है आई आर की दिशा, अतः नेगेटिव चिन्ह आएगा। आई आर की डायरेक्शन यहाँ पर इस तरीके से दे रखी है, जबकि हमने कैलकुलेट किया है इसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए माइनस का 50 आ जाएगा। तो आंसर आएगा लेकिन माइनस का 50। नेक्स्ट हम देखें बार्ट पुल द अप्रोक्सीमेट वोल्ट मीटर रीडिंग फॉर द गिवन सर्किट। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, गिवन सर्किट के लिए 200 वोल्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम देखें वोल्ट मीटर की रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो ये 200 ही होगी, क्योंकि ये भी ओपन है और यहाँ भी ओपन है। इसका मतलब सप्लाई वोल्ट मीटर वोल्टेज वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगा, अर्थात खुला परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी जिससे कोई वोल्टेज ड्रॉप होता है। व्हाट इज द इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप इन एन आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में, आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के अंदर इंटरनल जो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप इन दी आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में वो 0 होता है। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर आंतरिक वोल्टेज ड्रॉप शून्य माना जाता है, क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है।
इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर ट्रू है। तो स्टेटमेंट की बात करें हम यहाँ पर, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम इज नोन एज नॉर्टन थ्योरम, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखें, करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है यहाँ पर, फाइंड द करंट आई। तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर केवीएल लगा देंगे, -6 प्लस 2i माइनस के 4i प्लस के 4i या माइनस के 4i, और इधर आ जाएगा प्लस के V2। तो इससे हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2i और V1 की वैल्यू क्या है, 2i है। V1 इक्वल टू 2i। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि V2 इक्वल टू क्या है, 4i है। V2 इक्वल टू 4i, क्योंकि i करंट फ्लो हो रही है। तो V1 और V2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम रख दें यहाँ पर, तो हो जाएगा जैसे प्लस 2i है और -2i है, तो -2i हो जाएगा, तो -2i इधर का जाएगा तो 2i हो जाएगा प्लस का, और इधर ये बचेगा V2 -6, 6 माइनस V2 है, तो 2i इक्वल टू 6 हो जाएगा यहाँ पर, 4i इक्वल टू V2, 2i इक्वल टू 6, यानी i की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, i की वैल्यू 3 एम्पियर। नेक्स्ट देखें, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें इसका निकालना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, करंट को हम ओपन कर देते हैं, तो ये दोनों पैरेलल में चले जाएंगे, यानी 200 × 50 डिवाइड बाई 250, तो ये 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 40 बार, यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 40 ओम। तो आरटीएच की वैल्यू 40 और वीटीएच की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर वीटीएच की वैल्यू निकालेंगे, यानी यहाँ पर वोल्टेज निकालेंगे। वोल्टेज क्या होगा, करंट सोर्स को हम इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम कहें कि यहाँ पर जो करंट वोल्टेज की वैल्यू होगी, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे करंट को हम इग्नोर करके, तो क्या आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 250 इंटू 125, तो 125 से ये 2 बार कटेगा 250 और 2 से 100 बार कटेगा, यानी कि VTH की वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट पर 100 वोल्ट आ रही है। तो VTH की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पर KCL लगा कर भी सॉल्व कर सकते हैं। KCL कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पर हम V वोल्टेज मान लें, तो V माइनस 125 डिवाइड बाई 50, V माइनस 125 डिवाइड बाई 50 प्लस B डिवाइड बाई 200, या इक्वल टू हो जाएगा ये, या प्लस B डिवाइड बाई 200 इक्वल टू -2। तो इसके अकॉर्डिंग B की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट VTH आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, VTH की वैल्यू 20 वोल्ट है, RTH की वैल्यू 40 ओम है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I1 इन द सर्किट। I1 की वैल्यू हमें निकालनी है सर्किट के अंदर, तो यहाँ पर I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I1 की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे यहाँ पर, जैसे KCL लगा दें, A पर KCL लगाएं, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू जा रही है, यानी -I1, तो -I1
प्लस 30, तो ये प्लस 30 हो जाएगा। फिर प्लस I2, तो प्लस I2 हो जाएगा। फिर माइनस I3, और फिर माइनस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसको हम I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल टू 22 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। अब ओम के नियम से हम देखें, जैसे कि I1 की वैल्यू हम निकाले ओम के नियम से, I1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर I1 इक्वल टू V माइनस, जैसे ये वोल्टेज है V, तो V माइनस 0 डिवाइड बाई 2, यानी V बाई 2 हो जाएगा I1 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ही वोल्टेज है V, तो V बाई 2 हो जाएगा I1 की वैल्यू। इसी तरीके से I2 की वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू माइनस V बाई 2 माइनस V बाई 6 हो जाएगी I2 की वैल्यू। इसी तरीके से I3 की वैल्यू है, I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V डिवाइड बाई 4 हो जाएगी। तो इनको हम समीकरण में रख देंगे, समीकरण में फर्स्ट समीकरण, तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी 24 वोल्ट। अब हमने क्या पूछना है, I1 की वैल्यू निकालनी है, तो 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइड बाई 2 यानी 12 एम्पियर, आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 12 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1 की वैल्यू ज्ञात करनी है सर्किट के अंदर। तो ये 2 एम्पियर करंट है, यहीं पर फ्लो होगी। हम देखें यहाँ पर 2 एम्पियर करंट है, इसी के अंदर फ्लो होगी, इधर भी जाएगी। तो क्या करेंगे, हम KCL लगा देते हैं, इस पॉइंट पर KCL लगाएं। तो क्या आएगा, 2 करंट आ रही है, जा क्या रही है, I1 करंट जा रही है, तो I1 आ जाएगी, प्लस 4I1 करंट आ रही है, तो 4I1 आ जाएगी। फिर I2 जा रही है, तो I2 आ जाएगी, इक्वल टू 0। तो समीकरण बन जाएगा हमारा 3I1 माइनस I2 इक्वल टू -2। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब सर्किट के अकॉर्डिंग देखें, I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू हो रही है यहाँ पर I1 इक्वल टू V/3, और I2 की वैल्यू होगी यहाँ पर V/2। तो इसको हम समीकरण में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस समीकरण में रखें हम, तो 3 इंटू V/3 माइनस V/2 इक्वल टू -2। तो इससे V की वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए V की वैल्यू आ गई है -4 वोल्ट। अब V की वैल्यू -4 वोल्ट आ गई, हमें I1 की वैल्यू पूछी है, तो -4 डिवाइड बाई 3 आंसर आ जाएगा, यानी I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 डिवाइड बाई 3 आंसर। नेक्स्ट हम देखें, फाइंड द करंट I1 एंड I2 whose relation is in the electric current R। तो हमें I1 और I2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसके रिलेशन है I1 और I2 के रिलेशन में हो। जैसे इन दोनों के रिलेशन दे रखे हैं, I1 I2 का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से करेंगे, यानी कि 4I1, इसमें हमें पहले समीकरण को 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12I1 माइनस के 9I2 इक्वल टू 3। दूसरे समीकरण को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12I1 माइनस के 20I2 इक्वल टू 8। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 में से 9 गए तो 11I2, और -8 में से 3 गए तो 5 हो जाएगा माइनस का, यानी I2 की वैल्यू है -5 डिवाइड बाई 11, आंसर आ जाएगा। I2 की वैल्यू -5 बाई 11, तो I1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से 3 प्लस 9 इंटू 5 बाई 11, ये I1 की वैल्यू आ जाएगी, और डिवाइड बाई 12।
तो ये हो जाएगा 33 प्लस 45 डिवाइड बाई 11 और 12 भी आ जाएगा, 121 हो जाएगा, 12 कम 12 चले गए, 12 कम 131 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 78 डिवाइड बाई 12 कम 12 चले गए 132। तो इसको काटें हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -5/11 और 1/11। ये आंसर हो जाएगा। तो I2 की वैल्यू हम इसमें भी रख सकते हैं, कोई सी समीकरण में रख सकते हैं हम I1 की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ state that if any electrical network the algebraic sum of the current meeting at the point is zero, that is called Kirchhoff's current law, यानी KCL कहलाएगा। नेक्स्ट देखें, इन दी सर्किट above इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर 10 ओम है, 10 ओम के पैरेलल में ये 10 ओम हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर पैरेलल में ही 15 ओम। तो ये हो जाएगा 10 और 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 ओम, 5 ओम और 15 ओम पैरेलल में चला जाएगा तो 5 × 15 डिवाइड बाई 20, 5 × 20 यानी 15 डिवाइड बाई 4। ए और बी के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये 15 है, ये 10 है, ये 10 है। 5 × 15, 5 × 15 डिवाइड बाई 20। इसके अकॉर्डिंग हम देखें, लेकिन ये दोनों क्या है सीरीज में है, ए और बी के अक्रॉस पूछा है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज में होंगे, यानी कि आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में होंगे। जैसे ये हमने सॉल्व कर लिया, 5 ओम आ गया, 5 और 5 10 और 10 10 के पैरेलल में चला जाएगा तो 5 ओम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे I4 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो I4 की वैल्यू क्या होगी, I4 की वैल्यू ये सारी जैसे करंट आ रही है, जैसे यहाँ पर हम देखें I1 करंट आ रही है और जा कौन सी रही है, I1 प्लस I4 करंट आ रही है इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5 और I4 की निकालनी है तो -I2 हो जाएगा इधर, तो ये आंसर आ जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I5 और I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I5, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हम देखें, जैसे 35 वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन टू सीरीज विद द 600 ओम रेजिस्टेंस एंड R ओम, 600 ओम R ओम के साथ कनेक्टेड है। इफ ए वोल्टमीटर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.2 किलो ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द 600 ओम रेजिस्टेंस, इट रीड 5 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू हमें निकालनी। तो सर्किट कैसे बनेगा, जैसे इस तरीके सर्किट बनेगा, 35 वोल्टेज है, इसके पैरेलल में एक कितने का रेजिस्टेंस है, 600 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगाया है वो 5 वोल्ट पड़ रहा है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 1.2 किलो ओम और फिर यहाँ पर एक सीरीज में कनेक्ट रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर आर का मान, यानी ये वाला आर का मान ज्ञात करना है हमें। तो 35 वोल्ट में से 5 वोल्ट हो गया यहाँ पर खत्म, तो यानी 5 वोल्ट की रीडिंग यहाँ पर आ रही है, तो बाकी रीडिंग वोल्टेज क्या होगा यहाँ पर 30 वोल्ट यहाँ पर होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू, करंट की वैल्यू हमें निकालनी है सिर्फ,
तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? करंट हमें निकालना है, यानी यहाँ पर की जो करंट फ्लो होगी वो हमें निकालनी है। तो आई वी करंट की वैल्यू होगी यहाँ पर 5, यानी कि 5 वोल्ट जो है डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? 1.2 इंटू 10⁻³ तो ये करंट की वैल्यू आएगी 0.000416 एम्पियर। अब आई आर की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है, तो आई आर की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 600, क्योंकि 5 वोल्टेज है और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगी वही सेम करंट यहाँ पर भी फ्लो होगी। तो 5 डिवाइड बाई 600 आ जाएगी 0.00833 एम्पियर। अब आई की जो वैल्यू है वो हम कह सकते हैं कि आई वी प्लस आई आर हो जाएगी। तो आई की वैल्यू हो जाएगी आई वी प्लस आई आर। तो करंट का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर? आई की वैल्यू आ जाएगी टोटल 0.01249। अब आर के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज निकाल लें, जैसे इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज निकाल लें, जैसे करंट की वैल्यू आ गई हमारी, आर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लें, जैसे कि यहाँ पर 30 वोल्ट आएगा रेजिस्टेंस, तो 30 इक्वल टू आई आर। आर की वैल्यू हमसे पूछे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइड बाई करंट की वैल्यू जो आई है 0.01249, तो आंसर आ जाएगा 2.4 किलो ओम। तो 2.4 किलो ओम आंसर होगा इसका, 2.4 किलो ओम। नेक्स्ट हम देखें, maximum power transfer from source to load occur when the load resistance is equal to the internal resistance of circuit. नेक्स्ट हम देखें, this circuit given below has to reduce the single source। तो सिंगल सोर्स में जो रिड्यूस होगा तो वो कहलाएगा हमारा हम टेलीगन थ्योरम से रिड्यूस करते हैं सिंगल सोर्स में, और टेलीगन थ्योरम को भी कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर? टेलीगन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले वोल्टेज निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये R1 R2 R3 ये सब पैरेलल में है, तो वोल्टेज को हम अगर कन्वर्ट करें तो होगा, यानी ईटीएस की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, इसको सर्किट को देखकर ईटीएस की वैल्यू निकालें, तो ईटीएस की वैल्यू आएगी 5 डिवाइड बाई R1 प्लस 5 डिवाइड बाई R2 प्लस 5 डिवाइड बाई R3 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यानी वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर तो 5 कॉमन लेकर भी हम सोल्व कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा वोल्टेज की 5 कॉमन लिए 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और नीचे भी इसका भाग देना है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, तो वोल्टेज आ जाएगा 5 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आंसर कि वोल्टेज 5 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट इन सीरीज विद दी, तो आंसर यहाँ पर 5 वोल्ट होगा, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें आयोग ने उत्तर इसका जो आंसर दिया है आयोग ने वो 10 वोल्ट इन सीरीज विद दी ये दिया हुआ है, बाकी हमारे अकॉर्डिंग है यहाँ पर आंसर आ रहा है, क्योंकि R1 R2 का मान दिया हुआ नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग 5 वोल्ट आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो सुपरपोजिशन थ्योरम है कहाँ पर अप्लाई होगी? बोथ करंट एंड वोल्टेज दोनों के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल। And the number of mesh current required in the current given below। तो मेश करंट की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ मेश करंट, तो मेश करंट कितनी मेश करंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी? तो मेश करंट की बात करें हम
तो मेज करंट टोटल 5 मेज करंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पहला तो हमारा हो जाएगा ये करंट, दूसरा हो जाएगा हमारा ये, तीसरा हमारा जैसे कि ये रेजिस्टेंस है तो ये सेक्शन हो जाएगा एक इसके लिए, एक इसके लिए, दो और एक इसके लिए 3, यानी टोटल 5 मेज करंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। दिस सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जिसकी प्रॉपर्टी सेम होती है उसको हम क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल सर्किट कह लेते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी दोनों डायरेक्शन में होती है। द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अकर व्हेन द इंटरनल सोर्स इंपीडेंस R plus jx एंड लोड इंपीडेंस इज R minus jx, तो लोड इंपीडेंस R minus jx होगी, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकती है। द नोडल, यहाँ पर हम देखें जैसे कि द नोडल मेथड ऑफ सर्किट, द नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, तो नोडल मेथड क्या है सर्किट एनालिसिस का, किस पर बेस है, तो ये बेस है यहाँ पर KCL एंड ओम्स लॉ पर। KCL लगता है नोडल एनालिसिस में और ओम्स लॉ लगता है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वन लिंब A व्हेन डेल्टा कनेक्शन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टार, तो डेल्टा कनेक्शन को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, अगर इसको हमें स्टार में कन्वर्ट करना है तो स्टार में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्टार में कन्वर्ट करने के लिए तीनों का हमें समेशन करना होगा, यानी जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो R1 R2 प्लस R2 R3 जैसे कि ये R1 R2 मल्टीप्लाई करेंगे, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई तीनों का योग कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी हमारी। कोई भी लिमिट निकालनी है जैसे R1 R3 डिवाइड बाई, ये इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, ये भी हो जाएगा R2 R3 है, ये भी निकाल सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पर करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कि 3 है, 4 है, 5 है, 5 एम्पीयर करंट यहाँ पर फ्लो होगी, 5 ये होगी, यानी 10 में से 3 गई तो 7 एम्पीयर करंट यहाँ पर फ्लो होगी, 7 में से 2 यहाँ पर फ्लो हो रही है तो 5 एम्पीयर करंट यहाँ पर फ्लो होगी। जैसे दोबारा से देखें, 2 और 1 3 3 6 एम्पीयर करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है, 6 5 11, 11 में से 3 गई तो 8 एम्पीयर करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है, 8 एम्पीयर में 2 करंट एम्पीयर करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर 6 एम्पीयर करंट फ्लो होगी, तो 6 एम्पीयर आंसर होगा। what is called the electromotive force of the voltage source, वोल्टेज सोर्स का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, वोल्टेज सोर्स का इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होगा वो होगा इंटरनल वोल्टेज व्हेन नो लोड इज अप्लाइड है, तो V की वैल्यू होगी यहाँ पर EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप, यानी वोल्टेज सोर्स का जो विद्युत भागबल है उसे हम कहते हैं, और लोड की आपूर्ति नहीं हो जाती है तो वोल्टेज सोर्स का आंतरिक ईएमएफ का मान हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होता है। नेक्स्ट देखें हम, जैसे ये दिया हुआ है, टू नेग्लेक्ट द वोल्टेज सोर्स द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स आर, टू नेग्लेक्ट द वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट करने के लिए टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट करने के लिए हमें शॉर्ट सर्किट करना होगा, और करंट सोर्स को नेग्लेक्ट करना है तो हमें उसे ओपन करना होगा, यानी ओपन सर्किट करना होगा। द इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ए वोल्टेज सोर्स का इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप क्या है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल वोल्टेज सोर्स है वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। नेक्स्ट देखें, 3 equal resistance of 50 ohm each are connected in parallel across the 110 volt supply, what is the current through each branch of one of the resistor get shorted, तो एक रजिस्टर शॉर्ट कर दिया जाए तो प्रत्येक ब्रांच के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी, तो सारी करंट है उस जहाँ से शॉर्ट करेंगे वहीं से पास हो जाएगी, तो 1/50 का मतलब है 50/3, यानी कि
अब 50/3 क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ जाएगा। वोल्टेज हमारा 110, तो 110 डिवाइड बाई 50 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा। 50 से 50 यानी 11 थी 33, 33 डिवाइड बाई 5, करंट कितनी कुछ हो रही है, 5 6 की 30 और 5 6.6 एम्पियर। ये 6.6 एम्पियर है, वो जिस लोड को हम शॉर्ट करेंगे उसी के थ्रू सारी कंप्लीट फ्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर यही आ जाएगा 6.6 एम्पियर। लेकिन करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या है, शॉर्ट करते ही जैसे एक को शॉर्ट करेंगे तो करंट की वैल्यू वहीं से गुजर जाएगी, यानी I1 I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब प्रत्येक ब्रांच से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 0 हो जाएगी और सारी करंट शॉर्ट सर्किट से निकल जाएगी। तो ये 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है for the network Thevenin equivalent is given by VTH is for the network Thevenin equivalent is given by VTH equal to 10 volt and RTH equal to 50. If this network is shunted by another 50 ohm at load, what is the new Thevenin equivalent of the network? तो नेटवर्क का न्यू थेवेनिन क्या होगा, अगर 50 ओम भी यहाँ पर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो 50 ओम पहले से है, तो यहाँ पर आरटीएच की वैल्यू क्या है, जैसे अगर वोल्टेज सोर्स हमारा है 10 वोल्ट, वीटीएस की वैल्यू 10 वोल्ट है, आरटीएच की वैल्यू यहाँ पर 50 है पहले से, लेकिन इसके 50 पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया है। तो एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करने पर वीटीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीटीएच की वैल्यू 10 वोल्ट है वो 5 वोल्ट हो जाएगी, और आरटीएच की वैल्यू है यहाँ पर 50 की जगह 25 हो जाएगी। तो 5 वोल्ट और 25 वोल्ट ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज। एक तो 10 वोल्ट की बैटरी है, एक 100 ओम है, एक लोड रेजिस्टेंस है RL। द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिलीवर्ड टू द लोड। तो यहाँ पर हम देखें मैक्सिमम पावर के लिए RL इक्वल टू RS होना चाहिए, यानी RL की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी आ जाएगी 100, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या हो जाएगी, P मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL। VTH कितना है 10 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 4 इंटू RL की वैल्यू क्या है, RL की वैल्यू है यहाँ पर 100, तो 100 से 100 आ जाएगा, यानी कि 4 से भाग देंगे यहाँ पर तो 0.25 वाट के आसपास आ जाएगा। पॉइंट 25, क्योंकि 1/4 आ जाएगा, VTH स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 है, तो 1/4 यानी 0.25 वाट, तो 0.25 वाट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये लीनियर सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ आइडियल रजिस्टर एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स। इफ voltage at all the register are halved, then the voltage across each register become, तो each register के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो यहाँ पर अनचेंज्ड रहेगा, क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसमें कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। if three resistance if three resistance of value 2 ohm 3 ohm and 6 ohm are connected as shown in the diagram, what will be the effective resistance? तो effective resistance क्या होगा, तो 3 और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 2 और 2 और 2 4 ओम हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, Thevenin and Norton equivalent circuit of the DC network are shown in the figure. The Thevenin and Norton equivalent circuit of the DC network are shown in the figure. The value of current I and resistance are in the Norton equivalent. तो नॉर्टन में करंट की और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये वोल्टेज है, वोल्टेज को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए V डिवाइड बाई R यानी 2.5 एम्पियर आ जाएगी करंट की वैल्यू, और रेजिस्टेंस यहाँ पर 6 में रहेगा, तो 2.5 और 2 ओम ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, which of the following circuit configuration have the same amount of voltage drop across the each of its component। तो सेम अमाउंट ऑफ पावर है किस कैसे कंपोनेंट होने चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ पावर के लिए हम कह सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होता है प्रत्येक एलिमेंट के अक्रॉस।